एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारे बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली, यानी कि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूँ कि बेसिक क्या है हमारे यहाँ पे, कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, तो ये एक टेक्निक है। हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक टेक्निक है जो कि किसके लिए यूज करते हैं हम, अननोन कंपाउंड्स की स्टडी करने के लिए। मान लो ये कोई हमारे पास अननोन कंपाउंड है, ठीक है। जैसे जब साइंटिस्ट डिस्कवरी करते हैं तो उनको क्या मिलता है, अननोन कंपाउंड्स मिलते हैं। उन्हें पता लगाना होता है कि ये कंपाउंड क्या है, तो उसके लिए क्या होता है, इसकी स्टडी की जाती है यूजिंग हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे कि इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सके। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, सिंपल टर्म्स में इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कि किसको, हमारे अननोन कंपाउंड को स्टडी करने के लिए हेल्प करती है, जिससे कि हम उसका स्ट्रक्चर पता कर सके। कुछ ऐसे पॉइंट्स वो उसमें बताएगी जिससे कि हम बता सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, अब ये होता कैसे है, मान लो हमारे पास कोई सोर्स है, ये क्या है, सोर्स। अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो इसमें सोर्स की तरह कौन एक्ट करता है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हमारी ईएमआर होती है, उस टेक्निक पे, जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है वो किस पे बेस्ड है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन। पहले तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एमिशन, एब्जॉर्प्शन प्लस एमिशन। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बेस्ड है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हमारा उसकी एब्जॉर्प्शन प्लस एमिशन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी होती है हमारे पास, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, आईआर, गामा, ठीक है, सो ऑन। ये सब जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, डिफरेंट टाइप की रेडिएशन डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज आती है। सबका जो हमारा कॉमन है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक हम अगर बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज होती है, उनका एब्जॉर्प्शन और एमिशन यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोर्स, यहाँ से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आएगी, उसको हम किस पे, एक हमारा अननोन कंपाउंड है उस पे फॉल करेंगे। ठीक है, सोर्स से हमारा कंपाउंड पे आई, उसके बाद मान लो इसकी जो इंटेंसिटी थी वो क्या थी, आई नॉट। जो हमने सोर्स से इंटेंसिटी लगाई वो मान लो आई नॉट थी। अब कुछ तो ये क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। जो हमारा, जो हमने कंपाउंड लिया है उसने कुछ तो एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद जो रिमेनिंग थी आई टी, उसको हमने किस पे फॉल किया, डिटेक्टर पे। अब डिटेक्टर क्या करेगा, उन रेज को जो भी आई है हमारे पास, उनको स्टडी करके यहाँ से एक स्पेक्ट्रम बनाएगा। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम सिंगुलर टर्म की बात करें तो स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं, अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रम, क्योंकि एक है तो हमने बोले स्पेक्ट्रम, अगर बहुत सारे होंगे तो हम स्पेक्ट्रा बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी कि किस तरह से स्टडी की जाती है और किस तरह से हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो हमें यहाँ पे बेसिकली पढ़नी है, सबसे पहले ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम बात कर रहे हैं तो हम जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे एनएमआर। तो स्टार्ट करते हैं आप एनएमआर। एनएमआर यहाँ पे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं पूरा स्टार्टिंग से लेके। ठीक है, अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, ये होती है हमारी एनएमआर की फुल फॉर्म। अब स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना, क्योंकि न्यूक्लियस ही यहाँ पे मेन पॉइंट होता है। देखो, ये हमारा हो गया एटम। एटम में यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ पे होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन स्पिन होती है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं हमारे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, इनकी भी क्या होती है, स्पिन होती है। इनकी भी हमारे पास स्पिन होती है, जिसका कुछ डायरेक्शन होता है, लेकिन वो तब तक हमारे पास कुछ भी मैग्नेटिक मूवमेंट शो नहीं कर सकते जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं। ठीक है, जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका भी हमारे पास क्या होता है, स्पिन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन। और जो हमारा न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसको हम किसे शो करते हैं, आई से। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि पहले सारे लेवल्स क्या होते हैं, डीजनरेट
ये मान लो हमारे पास क्या है, लेवल्स है। अब जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, यहाँ पे हमारे पास जो H नॉट था वो इक्वल टू क्या था, 0 था, और यहाँ पे हमारे पास H नॉट एन इक्वल टू 0 है। ये हमारी क्या हो गया, हमारे पास स्टेट है, एनर्जी स्टेट्स किसकी, न्यूक्लियस की, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर की। अब यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो नॉर्मल स्टेट में क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट क्यों होते हैं, क्योंकि किसी भी रैंडम डायरेक्शन में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। कोई ये मान लो हमारे न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, तो इनका जो ओवरऑल न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली प्रेजेंट होते हैं। अब जब हमने इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड करा, तो अब क्या होगा, कुछ तो ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, यानी कि जो हमारे पास H नॉट का डायरेक्शन है, H नॉट क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाए इस तरह से, ठीक है। और कुछ क्या हो सकते हैं जो एंटी पैरेलल अरेंज हो जाए। दो पॉसिबिलिटी है, जो हमारे लोअर वाले होते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फा स्टेट, और जो हमारी ऊपर वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा स्टेट। ये अल्फा स्टेट और बीटा स्टेट, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, जीमन स्प्लिटिंग लेवल्स। ये क्या है यहाँ पे, जीमन स्प्लिटिंग लेवल्स। इनको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जीमन स्प्लिटिंग लेवल्स। अब देखो यहाँ पे दो लेवल्स बने हैं, एक हमारे पास यहाँ पे अल्फा स्टेट है और एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, बीटा स्टेट। जो हमारी अल्फा स्टेट है वो लोअर इन एनर्जी है, ये क्या हो जाएगी, लोअर इन एनर्जी, यानी कि यहाँ पे स्टेबल होंगे। जो डायरेक्शन हमारे पास इनका न्यूक्लियर स्पिन का जो हमारे पास जनरेट हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड। ये इसकी वजह से इंड्यूस हुआ है इस डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है, और यहाँ पे क्या है, एंटी पैरेलल है, क्योंकि हमारा जो H नॉट का डायरेक्शन है वो इस तरह से है और जो हमारे स्पिन्स है उनका डायरेक्शन इस तरह से है। तो इस तरह से हमारे पास दो स्टेट जनरेट होती है, अल्फा स्टेट और बीटा स्टेट, ठीक है। ये होता है हमारा प्लस हाफ और ये होती है माइनस हाफ। ये क्या चीज है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये स्पिन है। ये क्या है, हमारे पास स्पिन है, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन में बात करते थे सेम वैसे ही हम यहाँ पे बात करेंगे प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन की। और ये जीमन स्प्लिटिंग लेवल्स हो गए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो हमारे पास डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस, वो क्वांटाइज होता है। किसके इक्वल होता है, हमारे पास एच न्यू के इक्वल। क्या होता है ये हमारे पास, क्वांटाइज होता है, जो कि इक्वल होता है एच न्यू के, ठीक है। अब बात करते हैं पहले इसकी, आई न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो जीमन लेवल है ये स्प्लिट होके किस तरह से रेजोनेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस आती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियाई जो हमारे होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हमारे पास होता है मैग्नेटिक न्यूक्लियाई और एक हो सकता है नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। दो तरह के न्यूक्लियाई हमारे पास यहाँ पॉसिबल है, एक है मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, ठीक है। मैग्नेटिक न्यूक्लियाई का क्या मतलब है, जिसमें आई जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। आई क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। अगर हम टोटल न्यूक्लियर स्पिन की बात करें, न्यूक्लियर स्पिन, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये देखो, हर स्पिन का एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। जितने भी हमारे पास वहां पे न्यूक्लियॉन्स है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूक्लियस है, उनका क्या होगा, एक पर्टिकुलर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा। जब हम सबका कंबाइन कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम, तो वो कंबाइनली हमारा न्यूक्लियर स्पिन हो जाता है ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम, जो कि इक्वल होता है h/2π√i+1, ठीक है। ये तो हो गया हमारा टोटल न्यूक्लियर स्पिन। और अगर मैं यहाँ पे जो ये आई है, ये क्या है, ये हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे कि हम वहां पे एस की बात करते थे, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते थे, तब यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, और ये हो गया हमारा न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। अब किसी को भी आप मैग्नेटिक न्यूक्लियर कब बोलोगे, जब उसका आई जो है वो अनइक्वल टू 0 है, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक न्यूक्लियर। अब वहीं अगर मैं बात करूँ नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियर की, नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियर, ठीक है। देखो
जब भी आई जो है वो 0 के इक्वल होगा तो वो हमारा एनएमआर एक्टिव नहीं होता है, उसका आई इक्वल टू 0 यानी कि वो नॉन मैग्नेटिक है और वो एनएमआर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, एनएमआर इनएक्टिव। अगर हमसे पूछे कि एसेंशियल कंडीशन है किसी भी कंपाउंड की एनएमआर एक्टिव होने की, तो कि उसमें आई जो है वो n इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर वो 0 होगा तो वो एनएमआर इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर वो एनएमआर इनएक्टिव है तो आप उस कंपाउंड की स्टडी एनएमआर से नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। अब ये कब पॉसिबल है, जब हमारे प्रोटॉन्स जो है वो भी क्या हो, इवन हो, और जो हमारे न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स भी अगर इवन हो। अब अगर दोनों ही क्या है, इवन होंगे, तो जो ये आपस में एक दूसरे के क्या कर लेंगे, एक दूसरे को काउंटर करेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आई 0 आ जाएगा, यानी कि कुछ न्यूक्लियर मैग्नेटिक जो उससे मान लो अगर ये मैं कह रही हूँ ये 2 है, ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। अगर ऑड होते तो इन दोनों ने कैंसिल कर लिया, बट एक तो हमारा बचेगा, एक हमारी न्यूक्लियर स्पिन क्या बच जाएगी। इसलिए हमेशा अगर ये दोनों इवन होंगे तो हमेशा हम बोलेंगे कि ये नॉन मैग्नेटिक है, ये एनएमआर इनएक्टिव है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो हमारा इनएक्टिव की जो हमारे कार्बन ऑक्सीजन है उसकी बात करते हैं, 12 कार्बन, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल कार्बन होता है वो क्या होता है, 12 कार्बन। अगर मैं इसमें बात करूं न्यूट्रॉन्स की और प्रोटॉन की, तो दोनों ही 6 है, और इसमें कितने हमारे पास प्रोटॉन है 8 और ये भी 8। देख रहे हो दोनों इक्वल है और साथ में दोनों ही क्या है, इवन है। तो जब भी आपको दोनों ही इवन मिले तो हमें क्या बोलना है कि ये एनएमआर इनएक्टिव होंगे। ये हो गया हमारा नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक न्यूक्लियाई क्या है। मैग्नेटिक न्यूक्लियाई मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा मैग्नेटिक न्यूक्लियाई में आई जो है वो n इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें भी 2 केस है, ठीक है। एक तो कि आई जो है वो क्या हो जाए, इंटीग्रल हो जाए, इंटीग्रल वैल्यू हो जाए, और एक आई इक्वल्स टू हाफ इंटीग्रल। ठीक है, हाफ इंटीग्रल और इंटीग्रल का क्या मतलब है, इंटीग्रल वैल्यू जो होती है हमारी 1, 2, 3 इस तरह से हो, जबकि यहाँ पे हाफ 3/2 इस तरह से जब होगा तो हम बोलेंगे हाफ इंटीग्रल, और ये हो गया हमारा इंटीग्रल। अब ऐसा कब होगा, देखो एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं बोलूँ नाइट्रोजन 7 और ये हमारा 14, ठीक है, और एक मैं बोल रही हूँ नाइट्रोजन 7, 15, 1H1, ठीक है। तो जब भी अपने पास हमारे पास दोनों ही ऑड है, दोनों ही ऑड है। इस केस में देखो जो हमारे प्रोटॉन है और जो हमारे न्यूट्रॉन है दोनों ही यहाँ पे क्या है 7 and 7। जब भी दोनों ऑड होंगे यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही ऑड वैल्यूज होगी, तब हम उसको बोलेंगे कि इंटीग्रल आई होगा। इसका क्या होने वाला है, इंटीग्रल आई। और जब हमारे पास दोनों में से एक ऑड होगा और दोनों में से एक इवन होगा, या तो प्रोटॉन इवन हो, ठीक है, या तो ये इवन हो ये ऑड हो, या फिर ये ऑड हो ये इवन हो, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन में हमारे पास हाफ इंटीग्रल आएगा। जैसे कि 1H NMR की अगर हम बात करें तो इसका होता है 1/2। हाफ इंटीग्रल का मतलब ये नहीं कि हमेशा हाफ ही आए, 3/2, 5/2 ये सब भी हाफ इंटीग्रल वाली वैल्यूज में ही आते हैं, ठीक है। तो इसका होगा हमारे पास 1/2, जबकि जो ये नाइट्रोजन है इसकी आई की वैल्यू होती है 1 इंटीग्रल। 7, 14 वाली की बात करें, अगर यहाँ पे 15 वाला आ गया तो अब देखो ये तो है हमारे पास 7, तो हमारे पास प्रोटॉन्स तो ऑड है, लेकिन इस बार ये क्या हो गया हमारे पास न्यूट्रॉन्स इवन हो गए, इसलिए इसकी जो वैल्यू आती है हाफ आती है इसकी आई की भी। इसी तरह से अगर मैं बोरोन की बात करूँ तो 3/2 आती है। तो ये सब वैल्यूज जो आएंगे ये हाफ इंटीग्रल्स वाले हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि जब भी हमारे पास दोनों इवन आएंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जब भी दोनों इवन हो जाएंगे तो हमारा जो आई है नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई बन जाएगा, आई 0 हो जाएगा। जो हमने एग्जांपल देखी है कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 वाला। अगर मैं बात करूँ कार्बन 13 की, C13, ठीक है, तो अब देखो इस केस में हमारे पास अभी भी प्रोटॉन तो क्या है 6 ही, लेकिन न्यूट्रॉन इस बार हमारे पास 7 हो गए। एक इवन और एक ऑड होते हैं, हमारे पास आई जो है वो हाफ इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब भी हमारे पास दोनों ऑड होंगे तो हम बोलेंगे इंटीग्रल वैल्यू आएगी। मोस्ट ऑफ द IR जो हमारी मोस्ट ऑफ द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हाफ इंटीग्रल पे बेस्ड है, क्योंकि
जो हमारे ये वाले होते हैं ना, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रा देते हैं। ये क्या देते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रा देते हैं, शार्प नहीं देते, ब्रॉड स्पेक्ट्रा देते हैं। जबकि ये हमारे पास शार्प स्पेक्ट्रा देते हैं। तो हम मोस्टली स्टडी किसकी करते हैं? 1H NMR की और हमारा C13 NMR की। ये क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस पे बेस्ड है? कार्बन और हाइड्रोजन पे। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में हमारे पास क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से होते हैं। इसीलिए इन दोनों NMR को ही सबसे ज्यादा यूज की जाती है। इसको हम बोल देते हैं PMR, प्रोटोन NMR भी बोल सकते हैं, या PMR, और इसको हम बोल देते हैं CMR। तो ये दोनों NMR जो है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात, क्या रीजन है इनका? एक तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनमें हाइड्रोजन एंड कार्बन तो होते ही है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसका इंटीग्रल जो है हमारा हाफ इंटीग्रल होता है हमारा न्यूक्लियर स्पिन। ये मैग्नेटिक जो है इसका IN=0 है। ये मैग्नेटिक न्यूक्लियर है, NMR एक्टिव है, सब पॉइंट जो है वो इनके लिए सही है। तो बेसिकली हम इस वाले न्यूक्लियाई को यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या रेजोनेंस और क्या हमारे पास प्रोसेस होता है जिसकी वजह से सिग्नल्स आते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं हम कि सबसे पहले अभी हमने जीमन स्प्लिटिंग की बात करी थी, तो वो स्प्लिटिंग हुई कैसे थी? मान लीजिए हमारे क्या लेवल से? डीजनरेट लेवल है, ठीक है। ये डीजनरेट लेवल है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो H0 था वो क्या था? 0 था। H0 क्या है यहाँ पे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये मैंने क्या बनाया है? न्यूक्लियर लेवल, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे H0 को =0 कर दिया, यानी कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगी? हमारे पास स्प्लिटिंग हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा अल्फा जीमन लेवल, और ये हो गया हमारे पास बीटा जीमन लेवल, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हमारा जो H0 का डायरेक्शन है वो इस तरह से, तो जो यहाँ पे हमारे पास ये जो है, ये क्या चीज है पता है आपको? ये है कि हमारा न्यूक्लियन है, या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, वो अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। अब जब यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मिला तो यहाँ से इसका इंड्यूस्ड फील्ड डेवलप हो गया। जब इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मिला तो यहाँ से हमारा एक्सटर्नल इंड्यूस्ड, यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट, ये हो गया इंड्यूस्ड और ये हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। दोनों का क्या है? सेम डायरेक्शन है। अब यहाँ से हमने एक्सटर्नल सोर्स, किसका? एक्सटर्नल EMR। कौन सी EMR हम यूज करते हैं जब हम NMR की पढ़ाई करते हैं? तो हम यूज करते हैं रेडियो वेव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं जब हम NMR की स्टडी करते हैं, ठीक है। जब भी NMR की बात होगी कि किस तरह की हमारे पास EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज करनी है, तो रेडियो वेव्स यूज करने हैं। तो अब अपन ने क्या करा? जो हमारा कंपाउंड था उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा, उसके बाद हम बाहर से क्या दे रहे हैं? रेडियो वेव्स दे रखे हैं, ठीक है। मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? म्यू है। अब जैसे ही इसकी म्यू और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा, यानी कि ये एनर्जी लेके ऊपर जाएगा और फिर से नीचे आएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? फ्लिपिंग। फ्लिपिंग क्या होती है? यहाँ पे रेजोनेंस, ये ऊपर गया इसको हमने बोल दिया रेजोनेंस, ये फिर से नीचे आया इसको हमने बोल दिया रिलैक्सेशन। कब होगा ये? जब हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी जिससे ये मूव कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की इक्वल हो जाएगी। इसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है, जब भी हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसकी वजह से इसके क्या करना लग गया? हमारे पास की म्यू आई। इसकी म्यू जब इस रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी की म्यू के इक्वल होगी, वैसे ही क्या करेगा? हमारे पास रेजोनेंस प्लस रिलैक्सेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लिपिंग। तो फ्लिपिंग को क्या बोलेंगे हम? रेजोनेंस प्लस रिलैक्सेशन, ठीक है। क्योंकि ये इस तरह से एनर्जी को गेन कर रहे हैं और यहाँ से रिलैक्स होके फिर से क्या करेगा? रेडिएशंस को छोड़ेगा। यहाँ से इसने एब्जॉर्ब करी, यहाँ से इसने वापस से क्या करी? उसको एमिट करेगा, और जैसे ही एमिट करेगा उसको डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हमारी जो जीमन स्प्लिटिंग हुई थी उसमें ये अल्फा से बीटा लेवल पे जाता है और बीटा से फिर से अल्फा पे आता है,
और उसमें ये एमिशन करता है, जिसकी वजह से हमें हमारा स्पेक्ट्रम मिलता है। ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि डेल्टा ई जो है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, एच न्यू के। डेल्टा न्यू यहाँ पे जो हमारा डेल्टा ई है वो किसके इक्वल है, एच न्यू के फ्रीक्वेंसी। और अगर इसका मैं एक और फॉर्मूला बताऊँ आपको तो क्या हो जाएगा, म्यू बीटा एच नॉट अपॉन आई। ठीक है, यहाँ से जो हमारी एनर्जी है वो किसकी इक्वल होती है, म्यू बीटा एन है ना ये, ठीक है, बीटा एन और एच नॉट। एच नॉट यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है हमारा न्यूक्लियस स्पिन क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं म्यू की और बीटा एन की। तो म्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, वी क्या है यहाँ, म्यू क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट, और जो बी एन है यानी कि बीटा एन, ये क्या है, बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अब जो म्यू अपॉन आई, जो हमारा जी फैक्टर होता है वो क्या होता है, म्यू अपॉन आई। ये जी फैक्टर, इसकी जी फैक्टर को हम यहाँ पे अगर रिप्लेस कर दें तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा ई जो है वो किसके इक्वल था, एच म्यू के। ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, जी बीटा एच नॉट। ठीक है, म्यू अपॉन आई को मैंने क्या लिख दिया है, म्यू अपॉन आई को मैंने यहाँ लिख दिया है जी फैक्टर से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेल्टा ई जो कि एच म्यू जी बीटा एच नॉट के इक्वल हो गया। अब यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, जी बीटा एच नॉट अपॉन में हमारा ये एच। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम कर सकते थे कि म्यू का एक और जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास म्यू बीटा, यहाँ पे एन लिख लो चाहे नहीं लिखो, बीटा एन एच नॉट अपॉन में एच आई। ठीक है, तो ये भी हमारे पास किसका फॉर्मूला है, म्यू का, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू जी बीटा एच नॉट। अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिक आता है तो हम सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई कि किस तरह से हमारा एनएमआर सिग्नल शो करता है, किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, एनएमआर का बेसिक हमने देख लिया। अब इसके बाद केमिकल शिफ्ट, आगे फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।